इस तस्वीर को जरा कायदे से निहारिए और निहार के बताइए कि इसमें सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन नजर आ रहा है। पहली नजर में कोई भी देखकर कहेगा कि वो जो बीच में लंबे तंबे हरियाणा के सीएम खड़े हैं ना, इस तस्वीर में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वही लग रहे हैं। यदि आपको तस्वीर में मौजूद सभी लोगों के पद नाम मालूम हो जाएं और एकजुट होने का कारण मालूम हो जाए, तब भी आप यही महसूस करेंगे कि खड़े होने की स्टाइल बता रही है कि सबसे पावरफुल हरियाणा सीएम ही है। क्योंकि पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ गणेश आरती करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को जस्टिस चंद्रचूड़ के घर जाना पड़ा था, मगर यहाँ तो हरियाणा के एक मुख्यमंत्री ने देश के होने वाले चीफ जस्टिस को अपने यहाँ बुला लिया और जस्टिस सूर्यकांत अकेले नहीं पहुंचे बल्कि ढेर सारे जजों को साथ में झुंड बटोर के ले गए। अब हरियाणा के जिस मुख्यमंत्री के बुलावे पर, एक मुख्यमंत्री के बुलावे पर देश की न्यायपालिका के इतने सारे लोग, होने वाले मुखिया अगर हाजिर हो जाए हलवा पूड़ी खाने, तो भला कौन नहीं कहेगा कि देश के सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ही हैं। मगर ये बात एक दिन पहले तक मानी जा सकती थी, तब तक जब तक कि रवि कुंडली रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के हरियाणा अध्यक्ष और संदीप वाल्मीकि पूर्व मंत्री ने ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने कहीं ना कहीं एक बात साबित कर दिया कि एक तरफ जहां इस तस्वीर में हरियाणा के मुख्यमंत्री भारत के सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री के रूप में दिख रहे थे, हकीकत में वो शायद देश के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि कथित तौर पर उन्होंने खुद कबूला है, अपनी ही जबान से कबूल किया है कि मैं तो हरियाणा में एक चपरासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता हूं। और सुनिए, क्या आपने कभी सुना है कि मुख्यमंत्री चले तीर घाट, उनका चीफ सेक्रेटरी चले मीर घाट, और मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी की बात सुनकर ठंडे हो जाए? इन दो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिससे हरियाणा के 4K गवर्नमेंट का पर्दाफाश हो गया है। आप कहेंगे कि ये कोई कैमरा या वीडियो की क्वालिटी है क्या 4K? जी नहीं, ये 4K हरियाणा सरकार के कंट्रोल की कुंजी है। इस 4K में कौन कौन से लोग हैं जिनकी चर्चा होती है, उस पर तो बात करेंगे। सवाल होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भी होगा कि हुजूर, आपके गृह राज्य में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, जिनके यहाँ हलवा पूड़ी खाते हैं, उनकी हैसियत चपरासी को भी सस्पेंड करने वाली नहीं है, तो आप तो कुछ करिए। वैसे एक बात बताएं, हरियाणा ने एक और मामले में इतिहास बनाया है, आईएएस के पदों पर, वो भी ढेर सारे आईएएस के पदों पर आईपीएस को ठूसने का। यानी अगर किसी अधिकारी से मेल जोल बढ़िया है, कोई नसोस दबी है, तो कोई नियम कानून मायने नहीं रखता है, जो चाहे वो पद उसे दे दिया जाएगा। और ये क्यों देने की बात आती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उधर आईपीएस के पीड़ित परिवार से मिलने राहुल गांधी भी पहुंचे थे और राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही विश्वगुरु ने अपना हरियाणा का दौरा रद्द कर दिया। तो चलिए आज हरियाणा के शासन प्रशासन के भीतर ताकने झांकने की कोशिश करते हैं। ज्यादा आंकड़ेबाजी नहीं, एकदम आसान कहानी की तरह आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपको भी साफ साफ पता चल जाएगा कि आखिर हरियाणा के वर्तमान सीएम ने अपने आप को सबसे कमजोर सीएम क्यों बता दिया, यानी इतनी असक्त स्थिति में क्यों है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आप सबको पता है कि अमृत काल में गुजराती जोड़ी ने जितने भी मुख्यमंत्री बनाए, किसी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वो बाहर से भी सीएम है और भीतर से भी सीएम है। एक आध लोगों के बारे में थोड़ी बहुत स्वायत्तता होने की बात आती है, मगर ज्यादातर को पर्चिया वाला सीएम माना जाता है। फर्क बस इतना है कि कुछ की पर्ची सामने से दिख गई और कुछ की पर्ची पीछे से निकल गई। लोग तो यहां तक कहते हैं कि यूपी वाले बाबा को कुर्सी सौंपने के बाद गुजराती जोड़ी एक्स्ट्रा सतर्क हो गई, इसलिए अब कहीं भी पॉलिटिकल बेस वाले व्यक्ति को कुर्सियां नहीं दी जाती। यानी ऐसे व्यक्ति को बिठा दो जो यस मैन हो, एकदम यस मैन, उसका अपना कोई अस्तित्व ना हो और दिल्ली के इशारे पर चलता रहे। दिल्ली का इशारा यानी अधिकारियों के माध्यम से मिलने वाला इशारा। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तराखंड और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, कई मामलों में आप उत्तर प्रदेश को भी गिन सकते हैं, कुछ मामलों में छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अब तक किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह से खुलकर बात सामने नहीं आई कि वो स्वीकार करें कि मैं तो एगो चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता हूं, इतना आसक्त हूं। दरअसल हुआ ये कि रामदास अठावले, जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने हरियाणा में आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की और इसके बाद पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलने। इस मुलाकात में रवि कुंडली और संदीप वाल्मीकि भी मौजूद थे और मुलाकात के बाद इन लोगों ने बाहर आके सब गुड़गोबरे कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जब रामदास अठावले मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे थे, उस समय राजेश खुल्लर, जो कि मुख्य प्रधान सचिव हैं, AK रस्तोगी और कुछ अन्य लोग मौजूद थे। रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री से पूछा कि इतना लंबा टाइम बीत गया, अब तक पूरन मामले
में, आईपीएस पूरन मामले में न्याय क्यों नहीं हुआ? आप लोग कोई कार्रवाई काहे नहीं कर रहे हैं? मैं भी तो एनडीए का ही हिस्सा हूं। इस पर मुख्य प्रधान सचिव ने बोलना शुरू किया और कहने लगे कि बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं। अठावले के लोगों ने पूछा कि क्या आपने कोई कानूनी राय लिया है, वकील वगैरह से समझा है? तो खुल्लर कहने लगे कि हम खुद आईएएस हैं, फलाना है, ढिमकाना है। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री से कहा गया कि आप मुख्यमंत्री हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बात आप हमको बता रहे हैं वही जनता को बता दीजिए। प्रेस से भाग काहे रहे हैं? जो टेक्निकल पॉइंट्स आप हमें समझा रहे हैं वही पब्लिक को बताइए, ताकि लोगों को अपनी राय बनाने का मौका मिले, उन्हें पता चले कि चल क्या रहा है। आईपीएस ने जो नोट छोड़ा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। डाइंग डिक्लेरेशन बहुत बड़ा सबूत होता है। इतना सब सुनने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी से कहते हैं कि डीजीपी को सस्पेंड कर दो, दोनों के खिलाफ कार्रवाई करो। और जैसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जबान से ये बात निकलती है, चीफ सेक्रेटरी खुल्लर तुरंत झटके से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते। इस पर पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि ने कहा कि भाई सीएम कौन है, तुम हो कि तुम हो? सीएम जो कह रहे हैं वो काम करिए। फिर क्या था, हरियाणा के सीएम ने अपनी पर्ची वाली ताकत पर मुहर लगा दिया। कहने लगे कि मैं तो एगो चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता हूं। जी हां, संदीप वाल्मीकि के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी ही जबान से अपनी हैसियत का पर्दाफाश करते हुए कह दिया कि मैं तो एक चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता। यही सारी मीटिंग की बातें बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हुए पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि ने सवाल किया कि आखिर हरियाणा को चला कौन रहा है, और सवालों के बाद जवाब भी देते हैं कि हरियाणा प्रदेश को शत्रुजीत कपूर, खुल्लर और खट्टर चला रहे हैं। सीएम तो खाली रबड़ की मुहर हैं। सीएम खुद कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। और इन लोगों ने बाद में अठावले जी को मनाना चाहा कि आप परिवार को कन्विंस कर लीजिए, पीड़ित परिवार को पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए, अंतिम संस्कार करवा दीजिए, हम बाद में कार्रवाई कर लेंगे। संदीप वाल्मीकि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खुल्लर जो कि हरियाणा के मुख्य प्रधान सचिव हैं, बेहद घटिया आदमी है। बातचीत में कहने लगे कि हमें क्या पता कि आईपीएस पूरन की मौत कैसे हुई, उन्होंने खुद को समाप्त किया या फिर मर्डर है, कैसे गोली चली, AK-47 से चली कि कैसे चली, हमको कैसे पता। यानी इतने संवेदनशील लोग हैं, एक शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं। ये बात संदीप ने कही है। सोचिए कि जब मुख्यमंत्री जनता को फेस नहीं कर पा रहा है तो कसूर किसका है? ये डमी सरकार है। 3 लोग हरियाणा को लूट रहे हैं। अब आप दर्शक सोच रहे होंगे कि मैंने तो 4K की बात की, यहां तो 3K ही आया है, इन्होंने तो 3 ही बताया है। दरअसल हरियाणवी सत्ता के गलियारों में चर्चा होती है कि हरियाणा 4K पावर से चलता है और खट्टर की अगुवाई में चलता रहा है। पहले खट्टर खुद हैं, दूसरे हैं आरएसएस के खन्ना जी, तीसरे हैं शत्रुजीत कपूर और चौथे हैं राजेश खुल्लर। इन चारों के बारे में एक चर्चा यह भी है कि ये सभी लोग भारत के बंटवारे के बाद जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया उसे छोड़कर, यानी इनके परिवार वहां से भारत आए थे। बातें ये भी होती हैं कि खट्टर ने सत्ता में आते ही पंजाबियों की लॉबी बनाई, वो ब्राह्मण ब्यूरोक्रेसी पर भी भरोसा कम करते हैं। एक चर्चा यह भी है कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी ने शत्रुजीत कपूर को हटाने का मन बनाया था, मगर बेचारे हटा नहीं पाए। यानी एक बात साफ है, जो चर्चा पहले से चली आ रही है उसी पर मुहर लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि कुंडली और संदीप वाल्मीकि ने साफ कर दिया कि कुर्सी पर भले ही खट्टर ना हो, लेकिन कुर्सी पर बैठने वाला खट्टर से टक्कर नहीं ले सकता। सरकार का मुखिया कोई भी हो, सिस्टम खट्टर का ही चलता है। यानी एक बात साफ है, जो चर्चा पहले से चली आ रही है उसी पर मुहर लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि कुंडली और संदीप वाल्मीकि ने साफ कर दिया कि कुर्सी पर भले ही खट्टर ना हो, लेकिन कुर्सी पर बैठने वाला खट्टर से टक्कर नहीं ले सकता। सरकार का मुखिया कोई भी हो, सिस्टम खट्टर का ही चलता है। वैसे एक बात आप पूरे देश में कॉमन रूप से देख सकते हैं, जहां भी भाजपाई सरकारें या फिर केंद्र की भाजपा सरकार को ही देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि जनता की आवाज गायब है। खुद इनकी पार्टी के नेताओं की आवाजें गायब हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी सबको अपने जूते की नोक के नीचे रखते हैं। केंद्र सरकार लेटरल एंट्री के माध्यम से बिना आईएएस की परीक्षा दिए हुए लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाती है, और ये लोग जिन मंत्रालयों में बिठाए जाते हैं उनमें से ज्यादातर में भर भर के प्राइवेटाइजेशन होता है। यानी यूं समझिए कि प्राइवेट कंपनियों के, यानी सेठों के लोगों को डायरेक्टर मंत्रालय में कहीं ना कहीं कथित रूप से भेज दिया जाता है कि आप अपनी मर्जी से अपने काम की चीज जो देश की संपत्ति है कैसे अपनी जेब में डालनी है उसका जुगाड़ देख लीजिए। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि कोई छोटा सा बच्चा एक दुकान में जाए, अपने मौसा से मिठाई मांगे और मौसा जी कहें कि अरे बेटा हम तुम्हें क्या मिठाई देंगे, अरे तुम्हारी दुकान है, आओ काउंटर में घुसो ना, जो मन करे वो मिठाई खाओ, निकालो चापो। तो जो काम केंद्र सरकार में लेटरल एंट्री के माध्यम से होता है, कुछ वैसा ही काम तमाम चीजों को ताक पर रखते हुए हरियाणा में होता है। जिन पदों पर आईएएस को बिठाना चाहिए बैठाया जाता रहा है, बिठाया जाता भी है, वहां आईपीएस को बिठा दिया जाता है।
इस खबर को देखिए, साल 2016 की है। आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर को दक्षिण हरियाणा बिजली निगम का चेयरमैन बना दिया, साथ में उत्तरी हरियाणा बिजली निगम का भी चेयरमैन बना दिया, प्रबंध निदेशक भी नियुक्त कर दिया और कहा गया कि अधिकारी योग्य और कुशल हों तो उसकी सेवाएं किसी भी क्षेत्र में ली जा सकती हैं। ये वही लाइन है जो केंद्र की मोदी सत्ता लेटरल एंट्री करते समय कहती है, यानी हम काबिलियत को पहचान दे रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं देश की भलाई के लिए। मगर यह काबिलियत भलाई किसकी करती है, ये आप सबको पता है। और ध्यान रहे, ये वही कपूर साहब हैं जो वर्तमान डीजीपी हैं, जिनको हटाने की मांग चौतरफा हो रही है। सोचने वाली बात यह है कि आईपीएस अधिकारियों की तैनाती केवल पुलिस विभाग में ही होती है। यदि उन्हें कहीं भी आईएएस अधिकारियों के पद पर बिठाया जाए तो फिर आईपीएस को अलग से रखने की जरूरत ही क्या है, सब मिला जुला के एक कर दो, कॉकटेल बना दो। सवाल यह भी है कि आईपीएस रहते हुए शत्रुजीत कपूर आखिर ऐसी कौन सी काबिलियत खट्टर साहब को दिखाते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ, कपूर भाई एक तरफ हो जाते हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई इतना वफादार नहीं होता। गुजरात से लेकर दिल्ली, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक एक दूसरे की नसों को पकड़ने और टाइम पर नस को दबाने का खेल चल रहा है। माफ करिएगा, बीच में उत्तर प्रदेश और बगल में बिहार छूट गया था। बार बार ये चर्चा होती है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की ऐसी कौन सी कमजोर नस गुजराती जोड़ी के हाथों में है जो इन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को गिरवे रख दिया। आखिर बहन जी की कौन सी कमजोर नस गुजराती जोड़ी के हाथों में है कि उन्होंने दलितों की लड़ाई, बाबा साहेब के अभियान और अपनी साख तक को दांव पर लगा दिया। तो सवाल यही है कि आपने देखा केंद्र सरकार में भी जांच एजेंसियों के बड़े बड़े अधिकारियों को बार बार गुजराती जोड़ी ने सेवा में विस्तार दिया, यानी उन्हें एक्सटेंशन दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार सब लगाई, मगर फिर भी गुजराती जोड़ी सुधरी नहीं। वही खेल हरियाणा में भी चलता है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को एक्सटेंशन मिला, इसी तरह तमाम लोगों को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलता रहता है। तो सवाल वही है कि जब हरियाणा के पास तमाम अधिकारी मौजूद हैं, बेचारे लाइन में लगे इंतजार कर रहे हैं कि हमें भी प्रमोशन मिले, हम भी अपनी काबिलियत दिखा पाए, फिर कुछ लोगों के भीतर ऐसा क्या है, इतनी कौन सी काबिलियत है कि आईपीएस होते हुए भी उन्हें आईएएस की जगह पर बिठा दिया जाता है, कई कई विभागों का मुखिया बना दिया जाता है, कई आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी एक आईपीएस को सौंप दी जाती है। ये सब कुछ काबिलियत के आधार पर हो रहा है या फिर कोई कमजोर नस है जो दबी हुई है? आखिर क्यों बार बार एक ही अधिकारी को एक्सटेंशन देकर पद पर बनाए रखा जाता है? और इतने ही काबिल यदि ये लोग हैं तो काबिलियत नजर काहे नहीं आती? सरकार को यह बताना चाहिए कि आईएएस की जगह पर आईपीएस को बिठाने से हरियाणा को क्या मिला। सोचिए, हरियाणा के परिवहन विभाग में भी पुलिस कर्मचारियों को घुसा दिया गया था। परिवहन मंत्री अनिल विज ने इसी साल की शुरुआत में बहुत सारे फेरबदल किए। पत्रकार सोनिया सत्यनीता ने अपने फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा है, जरा सुनिए। लिखती हैं कि आईपीएस पूरन कुमार ने प्रताड़ना झेली, अधिकारियों द्वारा जातिगत टिप्पणियां झेली। हरियाणवी में जो जातिगत गालियां हैं आपने सुनी है, वो सब गालियां एक अधिकारी अक्सर पूरन कुमार के लिए कहते थे। महकमे के भीतर के लोग भी इस बात का सबूत है। बात किसी बड़े या छोटे पद की नहीं, बेईमानों की लॉबी के बीच अकेला व्यक्ति कितना और क्या कर सकता है। 29 सितंबर 2025 को एडीजीपी पूरन कुमार का आईजी रोहतक रेंज के पद से तबादला कर दिया गया। अगले दिन उन्होंने पदभार छोड़ा। 1 अक्टूबर को जब वो अपने पीएसओ के साथ अपने निजी वाहन में यात्रा कर रहे थे तो रोहतक पुलिस ने उनकी कार को जबरन रोका और उनके पीएसओ को उनकी मौजूदगी में ही हिरासत में ले लिया, जबकि उन्होंने एफआईआर की कॉपी दिखाने का विरोध भी किया। उस समय इंस्पेक्टर ने एडीजीपी से कहा कि अगला नंबर आपका है। पूरन कुमार के पीएसओ को अगले 5 दिन तक अवैध हिरासत में रखा गया, प्रताड़ित किया गया और पूरन कुमार के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया गया। 5 दिनों की लगातार प्रताड़ना और अकल्पनीय पीड़ा के बाद उनके पीएसओ ने आखिरकार एक खाली पन्ने पर हस्ताक्षर किए। उस खाली पन्ने पर पुलिस ने एक बयान टाइप किया था जिसमें पूरन कुमार को फंसाया गया था। डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारनिया को पूरन कुमार ने कई फोन किए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पूरन कुमार ने गुहार लगाई कि मेरी व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचाया जाए, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। 6 अक्टूबर को पीसी एक्ट लगाया गया। पीएसओ के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर की गई। ऐसा बस इसलिए किया गया ताकि पूरन कुमार की गिरफ्तारी के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत न पड़े। अगले दिन 7 अक्टूबर को पूरन कुमार ने न्याय पाने में असफल रहने और खुद तथा अपने परिवार को उत्पीड़न और सामाजिक कलंक से बचाने के लिए खुद ही दुनिया छोड़ दिया। इसी बीच खबर यह भी आई है कि हरियाणा के ही एक साइबर सेल में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने अपना जीवन समाप्त कर लिया है और उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। यह भी कहा है कि इसे जातिवाद के चश्मे से न देखा जाए, ये मामला भ्रष्टाचार का है। वैसे इस बात पर भी गौर करना चाहिए। तभी तो बार बार ये सवाल भी बनता है कि भ्रष्टाचार तो लगभग सब करते हैं, मगर शिकार हमेशा या फिर शिकंजे में हमेशा या ज्यादातर दलित समुदाय के लोग ही क्यों आ जाते हैं? कोई दूध का धुला तो है नहीं। और फिर इतने दिनों के घटनाक्रम के बाद भी हरियाणा के मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार और दिल्ली में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? आखिर अब तक शत्रुजीत कपूर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो पाया? इतना बड़ा पर्दाफाश होने के बाद उन्हें छुट्टी पर भेजा गया। छुट्टी पर भेजना कौन सी सजा होती है? उधर राहुल गांधी भी पीड़ित परिवार से मिले और कहा कि अंतिम संस्कार की अनुमति दीजिए, नाटक बंद करिए। उन्होंने कहा कि आईपीएस अधिकारी के परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। सवाल यह है कि
हरियाणा के मुख्यमंत्री की तो कोई हैसियत ही नहीं है, तो बेचारे करेंगे क्या। और ये बात हवा में नहीं है, जमीन पर है। सोचिए, एक सप्ताह बाद भी अब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने डीजीपी को हटा नहीं पाए। जब खुद की पोल खुल गई तो छुट्टी पर भेज रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने खुद ही परिवार को आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा सरकार की कार्रवाई में देरी से करोड़ों दलितों के भीतर गलत संदेश जा रहा है। ये एक त्रासदी है। वो एक आईपीएस अधिकारी थे, पूरे देश में यह संदेश जा रहा है कि आप चाहे कितने भी सफल या बुद्धिमान या फिर किसी भी पद पर क्यों ना हो, आप दलित हैं तो आपको दबाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मैं प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को संदेश देना चाहता हूं कि आईपीएस की बेटियों से किया गया वादा पूरा करिए, अंतिम संस्कार की अनुमति दीजिए, ये नाटक खत्म करिए। परिवार पर जो लोग दबाव बना रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उधर जैसे ही राहुल गांधी के हरियाणा जाने की खबर सामने आई, ये भी खबर आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा दौरा कैंसिल हो गया। वो यहाँ 1 साल का जश्न मनाने जा रहे थे, मगर जो हरियाणा फिलहाल उबल रहा है वहां जश्न होगा कैसे। जिस मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत नहीं कि वो एक चपरासी को सस्पेंड कर सके, उनकी कैसी सरकार और कैसा सरकार का जश्न। वैसे एक सवाल ये भी है, हमारे होने वाले चीफ जस्टिस से यदि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री के बुलावे पर पूरे लाव लश्कर के साथ हलवा पूड़ी खाने जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है रिश्ते बहुत घनिष्ठ होंगे, मीठे मीठे होंगे। यदि आपने भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान और भारत की व्यवस्था का सम्मान न करते हुए भाजपाई मुख्यमंत्री के यहाँ जाके हलवा पूड़ी खाइए लिया, तो जब आपके इतने घनिष्ठ व्यक्ति का अपमान हो रहा है, उन्हें शक्तिहीन बताया जा रहा है, तब तो कम से कम आप अपनी शक्ति का प्रयोग करके देश के दलितों में भरोसा पैदा करिए। आप भी हरियाणा से ही हैं। एक तरफ आपके सीनियर पर जूता फेंका जाता है, दूसरी तरफ हरियाणा राज्य में इतने सीनियर आईपीएस अधिकारी के साथ जातिगत भेदभाव होता है, उनका जीवन चला जाता है। आपके डिनर पार्टी वाले मित्र परेशान हैं, आप ही सो मोटो काहे नहीं ले लेते हुजूर। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अरे इतने गंभीर चुनावी मामले पर हुजूर कोई फैसला नहीं कर सके, टालते रहे, चुनाव आयोग और बीजेपी वाला राग अलापते रहे, तो ये मामला तो बहुत गंभीर है। देखते जाइए अमृतकाल में और कौन कौन से दिन देखने बाकी हैं। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।